हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम लोग नए नए पेपर को हल कर रहे थे, अलग अलग पेपर को हल कर रहे थे, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग का। लेकिन साथियों, आज की इस क्लास में ग्रुप डी एग्जाम पूरा पेपर फंसाने वाला है। एक ऐसा प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे कि जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है। सीधे आपकी परीक्षा में वही सवाल देखने को मिलेगा। प्लस आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का यह पेपर आपको जरूर हल करना चाहिए, जिससे के साथ आपको यह पता चल सके कि आपके पेपर में ग्रुप डी कैसे सवाल पूछ सकते हैं। भाई, रेलवे भर्ती बोर्ड हर बार कैसे सवाल पूछती है, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पत्र आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले साइंस के जो आपके पेपर में 25 सवाल पूछे जाते हैं, तो शुरुआत में हम लोग साइंस के 25 सवाल को देखने वाले हैं। टारगेट भी आप सभी का है केवल 8 सवाल सही करना है साइंस में, जो 25 सवाल कॉल करेंगे। उसके बाद देखिए, जीके का सवाल नहीं आता, टोटल आपका करंट अफेयर का सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें हम साथ 20 बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करंट अफेयर के सवालों को देखने वाले हैं। तो इसमें कम से कम आप सभी के केवल 5 सवाल सही करना है, इतना। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में केवल साथियों आपको 12 सवाल सही करना है। ठीक है, इतने का टारगेट हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में साथियों, जो हम आज के इस पूरे पेपर में देखने वाले हैं। और एक बात की, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि आप सभी का किस डेट को एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना एग्जाम सिटी चेक कर लिया होगा। तो जिनका एग्जाम 3 अगस्त को होने वाला, भाई इस पेपर को जरूर हल करिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। इस क्लास का एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई, पूरी क्लास को देखिएगा। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देखेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न साइंस से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक कोशिकीय जीवों में कैसी प्रजनन की विधि होती है? बताइए साथियों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें प्रजनन की विधि कैसी होती है? तो विखंडन प्रजनन की विधि होती है भाई एक कोशिकीय जीवों में। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए साथियों, हम इजी सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में बिल्कुल भी इजी सवाल नहीं आएगा। मान के चलिए आपका पेपर पूरा 100 सवाल का होता है, 100 सवाल में से 20 सवाल 25 सवाल इजी आ गया तो 25 सवाल से आप सिलेक्शन ले लेंगे। कट ऑफ आपका 75-76 लग रहा है हर एक जोन का। इसलिए साथियों, ये सारे सवाल भाई ग्रुप डी का ही लेवल का है, सीधे आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्त मेरा हाइड्रोजन गैस निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि क्लास को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं? बताइए साथियों, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं? तो आपको याद होगा भाई 8 इलेक्ट्रॉन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि हम आप सभी से पूछ दें कि एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं? बताइए। जो आपका के एल एम एन होता है, 4 कोश होता है ना, सवाल पूछता है कि के में कितना होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एम में बताइए, एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आनुवांशिकी में मेंडल का क्या योगदान था? बताइए, आनुवांशिकी में मेंडल का क्या योगदान था? तो भाई वंशागति के नियम की दिए थे भाई इन्होंने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इनमें से एक तत्व कौन सा भाई? जल तत्व है? नहीं है। वायु तत्व है? नहीं। सोडियम क्लोराइड? नहीं। केवल ऑक्सीजन एक तत्व है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता निरंतर बदलती है तो यह क्या इंगित करती है? यदि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता निरंतर बदलती है तो यह क्या इंगित करती है? तो यह साथियों असमान चाल को इंगित करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, बेंजीन वलय में कितने कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं? तो साथियों, बेंजीन वलय में कितने कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं? तो पूरे साथियों 6। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? तो साथियों बताइए, यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? तो भाई पराग उत्पादन की प्रक्रिया नहीं होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर
9 को उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए साथियों, उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातुओं को निष्कर्षित करने किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन विधि का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए। और साथियों आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भाई बस ये पेपर में छपने वाला प्रश्न पढ़ लीजिए। अंतिम साथियों 6 दिन बच रहे हैं भाई, आज 27 जुलाई वो भी बीतने वाला है। 3 अगस्त से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, तो भाई इसमें आप केवल PYQ ही सॉल्व करेंगे, इसी से आपका रिवीजन होगा। तो इसमें पूरा हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे देंगे साथियों, आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। जो पिछला 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, वो सारे क्वेश्चन देंगे। तो इस PDF की खास जानते क्या बात है, कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। साइंस की, रीजनिंग की, मैथ की, करंट अफेयर का कंप्लीट मेरे दोस्त। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मात्र भाई 25 रुपये पे करके, ज़्यादा हम पैसा आपसे नहीं लेना भाई, 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप मंगा सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके साथियों अभी मंगाइए और अपनी तैयारी इस प्रकार रखिए कि पेपर में आपको दिक्कत ना हो। मैग्नीशियम का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताइए साथियों, मैग्नीशियम का जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो पूरे 24 होता है भाई। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो मुख्य फोकस पर भाई प्रतिबिंब बनेगा। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादपों में निषेचन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो साथियों लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादपों में निषेचन से पूर्व कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परागण की प्रक्रिया होती है भाई। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? तो साथियों एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का समान उत्पाद क्या है? बताइए, अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का समान उत्पाद क्या है? तो दोस्त मेरे लवण और जल है। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कहाँ पर होती है? तो साथियों मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन भाई किस में होती है? तो विशिष्ट पाचक अंगों में होती है। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो साथियों मेरे पादप कोशिका भित्ति का जो मुख्य संरचनात्मक घटक है वो क्या है? तो सेलुलोज है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो साथियों हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? तो वो साथियों मेरु रज्जु है भाई। मेरु रज्जु क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए। कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? तो साथियों कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? तो साथियों अंतरकण स्थान भाई वर्णन करता है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। और साथियों चैनल पे आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे भाई 21 अगस्त तक चलने वाला है, क्योंकि जब तक कि आपका पूरा पेपर नहीं समाप्त हो जाता है। पूरे दिन साथियों हर एक शिफ्ट वाइज पर एनालिसिस करने के बाद आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाते चलेंगे। इसलिए मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में भाई क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है? तो साथियों कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है? उसे क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन भाई। अब वो है ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो साथियों जो अपचयन अभिक्रिया वो क्या होती है? तो भाई याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक लब्धि है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। एस्टर किस तरह के भाई पदार्थ होते हैं ये? बताइए साथियों।
जैसे गंध होते हैं ना, तो कैसे गंध वाले पदार्थ होते हैं? एस्टर जो होते हैं भाई, याद रखिए मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। बोरबरी के अनुसार एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं? अब बताइए साथियों, ये सवाल देखिए आया, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं भाई, वो भी बोरबरी के अनुसार? तो दोस्त मेरे याद है कि 18। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? तो साथियों किस तत्व तक अष्टक नियम वो लागू होता है? तो भाई कैल्शियम तक। ठीक है, अष्टक नियम लागू होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो दोस्त मेरे किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो भाई ये साइंस के 25 सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो बताइए कितना स्कोर बना है साइंस में। अब हम लोग भाई बेस्ट इंपॉर्टेंट भाई करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। आपको अपने परीक्षा से पहले सारे क्वेश्चन को देखना है। देखिए, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? बताइए, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? बताइए साथियों, अब 100% यानी कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो साथियों अलवर जिला है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? बताइए साथियों, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो कौन सा है? तो स्पेन देश है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? ये भाई ना आप तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो दोस्त मेरे युवाओं को भाई। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों ये अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? बताइए साथियों, बजट 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटे है इसका लक्ष्य यानी इसका प्रतिशत कितना है? सोचिए, तो 4.3% है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? बताइए साथियों, ग्रैमी अवार्ड 2026 वो भी ऑडियो बुक श्रेणी की विजेता कौन है? तो दोस्त मेरे याद रखिए वो दलाई लामा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? भाई बजट का सवाल हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो युवा शक्ति को भाई। ठीक है, विकास का मुख्य ड्राइवर कहा गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्त मेरे महाराष्ट्र राज्य को मिला था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे
नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त मेरे ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो साथियों मेरे जो 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया था वो किस थीम के साथ मनाया गया था? तो वंदे मातरम के पूरे 150 वर्ष हुए थे, इसके थीम पर मनाया गया था। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? बताइए साथियों, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 सम्मानित किया गया? तो सर जी धर्मेंद्र सिंह देवल को। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो शुभांशु शुक्ला को भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित था? बताइए साथियों, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई थी जनगणना का पहला चरण वो किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्त मेरे पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध वायलिन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 42 को, सागर मैत्री भी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? ये भी भाई आप तो याद ही कर लीजिए कि सागर मैत्री भी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ने पार्ट लिया था, भाग किया था? तो वो साथियों INS सागर ध्वनि था। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से? बताइए साथियों, हाल ही में जो चर्चित था बागुरुम्बा नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वैसे भी बागुरुम्बा नृत्य हमने कई बार क्लास में किया भी है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? बताइए साथियों, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर भाई जन भवन किया गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? बताइए साथियों, विदर्भ ने जो पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता वो किस टीम को हराकर जीता था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, सौराष्ट्र को हराकर। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो भाई ये आपका करंट अफेयर का और साइंस का 45 सवाल 45 नंबर कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी की कितना स्कोर बना इस सेशन से? आप देखिए साथियों, हम लोग बेस्ट लेवल के रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं। बस इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 79, 104, 129, 154, 179 क्वेश्चन मार्क। तो आप हल करिए भाई, हम लिख रहे हैं तब से आपका आंसर आना चाहिए। 79, 104, 129, 154, 179। बताइए साधु क्या आंसर आएगा? नंबर बढ़ा यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 79 से 21 जोड़ेंगे तो 100 और 4 यानी 25 इसमें ऐड हुआ है भाई। अब 104 से 129 इसमें भी तो भाई प्लस 25 हुआ है। 129 से 154 इसमें भी प्लस 25 हुआ है। 154 से 175, 179 है भाई। एक सेकेंड, ये 9 है भाई, ये 9 है। ठीक है, तो इसमें भाई 154 से 179 जाएंगे तो प्लस 25 करके, लॉजिक सिंपल सा है, प्लस 25 कर रहा है भाई। तो आप क्या करिए, 179 में प्लस 25 करिए। 79 में 21 जोड़ेंगे 100, 200 और 4 यानी 204 आएगा। 204 आएगा गुरु, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो गए। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में है तो भाई जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यह आपका समीकरण दिया है, प्लस की जगह माइनस रखना है, इसमें माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा रखना है। उसके बाद आपको हल करना है। तो चलिए साथियों पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 15
प्लस है तो प्लस को माइनस में, 17, 17 के बाद देखिए भाग है तो भाग को गुणा में, 27, 27 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में, 3 माइनस है तो प्लस में, 10। ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें आप ऑड स्कीम अप्लाई करिए। 15 माइनस 17 गुणे 3 का भाग 27 में देंगे तो 9 बार में, प्लस 10। ठीक, 15 माइनस 17 नमा होता है 153, प्लस 10। आप देखिए साथियों, ये प्लस 15 है, ये प्लस 10 है, इसको जोड़ेंगे पहले, प्लस 25, प्लस 25 में से माइनस 153 यानी कितना आएगा भाई बताइए। 25 में से 153 घटाना है गुरु, माइनस में आएगा, क्लियर है। 53 में से 25 घटाएंगे 28 यानी 128 आएगा भाई, माइनस 128। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। बताइए साथियों, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। भाई इस सवाल का कौन कौन उत्तर हमें देकर बताएगा? 5 व्यक्ति है, वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक पंक्ति ऐसे है, उत्तर दिशा के सब बैठे हैं सब 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे साथियों जिस भी अक्षर को आप बैठाएंगे उसको ना अपने आप को मान ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपका राइट होगा हैंड होगा उसमें भी, इसमें भी उसका भी राइट हैंड होगा, यानी कि उसका दाहिना होगा। जो आपका बायां होगा यानी जो लेफ्ट होगा जिसको आप बैठाएंगे उसका भी वही होगा। जैसे देखिए पहले लाइन में डब्ल्यू जो है पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, यानी पंक्ति जो है डब्ल्यू जो है पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, यानी साथियों बाएं इधर शुरू होता है तो सबसे बाएं छोर पर डब्ल्यू बैठा है, तो डब्ल्यू को सबसे भाई बाएं छोर पे बैठा दिया पंक्ति में। फिर देखिए अगला लाइन, जेड और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू तो यहाँ बैठ चुका है भाई, तो जेड को हम यहाँ बैठा देंगे तो डब्ल्यू और जेड के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे, जैसे सवाल बोला है। फिर देखिए भी जो है जेड का निकटतम पड़ोसी है। ये क्लियर नहीं कि जेड के किधर है, राइट में कि लेफ्ट में कि दाएं कि बाएं में, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है भाई। फिर देखिए साथियों एक्स जो है भी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा काम करते हैं कि एक्स जो है भी का निकटतम पड़ोसी, डब्ल्यू और वाई के बीच में। सवाल क्या बोला, जेड और वाई डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति, भी जो है जेड का निकटतम पड़ोसी, यानी कि साथियों भी को हम यहाँ कर देते हैं, भी को यहाँ कर देते हैं। तो सवाल बोला ना कि भी का निकटतम पड़ोसी एक्स है तो एक्स को यहाँ कर देते हैं। वाई अभी नहीं बैठा तो वाई को यहाँ कर देते हैं। देखिए पांचों बैठ गए। सवाल क्या पूछा है, डब्ल्यू और वाई के बीच में कुल कितने, डब्ल्यू यहाँ पर है वाई यहाँ पर है, तो इनके बीच में 3 लोग हैं भाई, एक एक्स है, एक भी है, एक एक्स है भाई ये वाला, एक भी है और एक जेड है, यानी 3 लोग बैठे हैं, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे इस सवाल का। सिंपल सा, क्लियर, समझ में आप सभी को? आगे बढ़े। जो भी सवाल साथियों आपको ना समझ में आए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर मत चलिएगा। किसी निश्चित गुण भाषा में एल्बो इल्ड एप्पल को TR SS JW के रूप में तथा एप्पल केस वर्ण को SS RZ JN के रूप में कुटबद्ध किया गया, तो इस भाषा में एप्पल को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? दोस्त मेरे एप्पल का कोड पूछा है तो देखिए एप्पल कॉमन चेक करिए ना, एप्पल इसमें भी है और एप्पल इसमें भी है भाई, दोनों में जब एप्पल हमें मिल गया तो इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा हमें। चेक करिए ना, देखिए इनके कोड में जैसे कि SS, देखिए SS पहले वाले में है दूसरे वाले में भी है, तो उसी प्रकार जो हमसे पूछा एप्पल भाई, तो एप्पल का कोड क्या होगा, SS हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? यह प्रश्न नीचे दी गई 5 है, 5 दी गई भाई 3-3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, बाएं से आपका ये है, दाएं से ये है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी भाई? 791 है, तो इसको लिखिए। सबसे छोटी कौन सी है? 531 है। सवाल क्या पूछा? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या 791 तो दूसरा अंक कौन सा? 9 है, इसको जोड़ना है। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक 3, इसको जोड़ना है तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से ये सवाल होता है, बहुत आसान सवाल, 1 नंबर आपको फ्री मिलता है। एक शिफ्ट में तो 3-3 सवाल यही दे देते हैं। ठीक है, समझ में आप सभी को? कभी पूछ देगा कि जो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक के स्क्वायर को दूसरे अंक के तीसरे नंबर के स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, ऐसे पूछ देगा भाई। सिंपल स्क्वायर ना देके सिंपल पूछ देगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए क्या बनेगा।
यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण आपका दिया है भाई, समीकरण में पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए तुरंत भाई समीकरण को बनाते ना। 92 डी है, डी का अर्थ क्या दिया? माइनस है, तो डी की जगह माइनस रखिए 9। 9 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है? प्लस है, तो सी की जगह प्लस करिए 96। 96 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह भाग रखिए 12। 12 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रखिए। ठीक, समीकरण बन गया। तो इसमें बोर्ड में स्क्रीन में अप्लाई करिए। 92 माइनस 9 प्लस 12 7 84 बराबर 96। 12 का भाग 96 दो 8 बार में मल्टीप्लाई 7। 92 माइनस 9 प्लस 7 8 56। ठीक, प्लस 56 प्लस 92 कितना आएगा साथियों? 6 2 8 9 5 14 148। 148 में से 9 माइनस करिए 139। कितने लोग का 139 आंसर ऑप्शन ए आया है भाई? तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि साथियों किसी भी सवाल पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, डाउट लेकर मत चलिएगा आप लोग प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। अब इस सवाल को हल करिए भाई, सबसे आसान सवाल भाई। हम आपको पता है कैसे हल करेंगे, बस ध्यान से देखिए। जैसे a प्लस बी का अर्थ है ए जो है b का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए जो है b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है ए जो है b की पत्नी है, a भाग b का अर्थ है ए जो है b का पिता है। तो ये देखिए आपका उपरोक्त के आधार पर यदि d गुणा f प्लस जी भाग एच माइनस जे है तो डी का जे से क्या संबंध है साथियों? क्या पूछा? डी का जे से संबंध है। तो सिंपल आप जानते हैं कैसे हल करेंगे। डी जैसे है, गुणा एफ है ना, ये गुणा है ना, तो इसका रिलेशन बनाइए। गुणा में देखिए प्रश्न में क्या दिया है? ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, तो एफ की पत्नी कौन हो जाएगी? एफ की पत्नी साथियों डी हो जाएगी। फिर एफ के बाद देखिए प्लस जी दिया है। अब प्लस का मतलब देखिए क्या दिया? ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पुत्र है, तो जी का पुत्र कौन है मेरे दोस्त? एफ है। ठीक, जी के बाद देखिए भाग एच दिया है। भाग का मतलब क्या दिया है साथियों प्रश्न में? ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पर पिता हो जाएगा, एच का जो पिता होगा जी होगा। फिर मेरे दोस्त माइनस जे है। ठीक, अब माइनस क्या है साथियों? ए माइनस बी का अर्थ ए जो बी का भाई यानी भाई हो जाएगा। अब सोचिए जे कौन है, तो जे को अपने आप को मान लीजिए, खुद को सोचिए ना कि मैं जे है, हम जे हैं, मेरा भाई यच है यानी मेरा भाई यच हो गया, मेरे भाई का पिता जी यानी मेरे भी पिता हो जाएंगे, क्योंकि जे मेरा भाई यच, जे मैं हो गया साथियों, जे मैं हो गया, मेरा भाई यच हो गया, मेरा भाई यच, मेरे भाई के पिता जी यानी मेरे भी पिता हो जाएंगे भाई, है ना, मेरे भाई भी पिता होंगे, मेरे भाई भी मेरे भाई का जो पिता होंगे मेरे भी पिता होंगे, और मेरे पिताजी की यफ जो पुत्र यानी मेरा भी भाई होगा भाई, मेरे पिता का जो कोई पुत्र होगा वो मेरा भी भाइया होगा ना। तो मेरे भाई की पत्नी देखिए डी, यानी सवाल क्या पूछा? डी का जे से रिलेशन, तो मेरे भाई की पत्नी होगी, मेरे भाई की पत्नी यानी बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे भाई। इस तरह सवाल होता है ये, सोचेंगे इसको एकदम आराम से सोच सोच के करेंगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा भाई, जल्दी करिए सवाल हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को? ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? 60 माइनस ब्रैकेट में 12 भाग ब्रैकेट 2 प्लस 1 क्लोज बंद है ब्रैकेट प्लस 4 गुणा 2 ब्रैकेट बंद है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ना आप लोग। ब्रैकेट वाले में जो भी ब्रैकेट दिया होगा तो उसको सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को हल करिए। देखिए 60 माइनस 12 भाग, भाई अब देखिए इस ब्रैकेट को हल करेंगे हम लोग तो 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 ब्रैकेट बंद। अब फिर इस ब्रैकेट को हल करिए। 60 माइनस सबसे लास्ट में 60 में से माइनस करना होगा हमें, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार में, प्लस 4 गुणा 2, 60 माइनस 4 प्लस 4 दूना 8, ठीक 60। ये भी ब्रैकेट बंद है भाई, ये ब्रैकेट बंद करते रहिए नहीं तो गलती कर देंगे आप लोग। फिर देखिए माइनस 4 में 8 जोड़ देंगे 12, 60 में से 12 घटाएंगे 48, तो सिंपल से आंसर आ गया बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? आंसर आ गया भाई? बताइए साथियों सवाल समझ में आया कि नहीं? जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा साथियों। एक बार फिर से सवाल को हल करें क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। 60 देखिए माइनस ये ब्रैकेट क्लोज है 12 भाग, अब देखिए इस ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले, ये जो आपका साथियों ब्रैकेट क्लोज है तो इसको हल करेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट में जो ब्रैकेट दिया होगा सबसे पहले इसको, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 2, इस ब्रैकेट को बंद करिए। जब से भाई लास्ट में आंसर नहीं आता तो तब तक आप ब्रैकेट को क्लोज ही रहने देंगे। अब 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार में, 3 चौक का 12 होता है, प्लस 4 गुणा 2, ठीक ये ब्रैकेट बंद। 60 माइनस 4 प्लस 4 दूना 8 इधर से हो जाएगा, ये
ब्रैकेट बंद हो जाएगा 60 माइनस, अब देखिए 4 8 12, अब देखिए फाइनल आंसर आया ब्रैकेट में 12। अब तो उसी प्रकार 60 में से 12 माइनस कर दिए 48। देखिए बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अब तो समझ में आ चुका होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। प्रेक्षणों दिया 58 13 74 38 98 36 43 47 और 42 का समांतर माध्य क्या होगा। तो साथियों समांतर माध्य दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा भाई। जैसे औसत निकालते हैं यार, जो सबको जोड़ देते हैं लास्ट में कितना अंक है उसको भाग करा देते हैं। जैसे हम इसको पहले गिनते हैं कितना अंक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल भाई, 9 है ये प्रेक्षण है, ठीक याद रखिएगा 9 है। अब इसको हमें जोड़ना पड़ेगा 58 + 13 + 74 + 38 + 98, आप भी निकालते रहिए भाई, +36 + 43 + 39 + 42, इसके पूरे में आपको 9 का भाग करना होगा। जोड़िए साथियों कितना आ रहा है पहले देखिए, पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे 2 9 2 11 11 दिन 14 14 26 20 28 28 8 36 36 4 40 40 से 43 43 60 51 51 के 1 5 हासिल, ठीक। अब दहाई अंक जोड़िए 4 3 7 7 4 11 11 3 14 14 9 23 23 3 26 26 7 33 33 34 34 5 39 39 5 44, 441/9 आ रहा है भाई, भाग जाएगा 441 में मेरे दोस्त। देखिए 9 5 45 20 9 चौका 36, 4 बार में 9 चौका 36 7, कहीं भी मिस्टेक हो रहा है क्या मेरे दोस्त, कितना हो रहा है 44 8 81 भाई, ठीक तो है। देखिए 9 चौका 36, अब 44 में 36 8 81 हो रहा है 9 81 49 बार, यानी डी ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर समझ में आप सभी को। बताइए साथियों इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कर करिए भाई क्वेश्चन नंबर 55 को। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा भाई। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती है ना। तो शुरुआत के पहले 9 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं और उनका योग कर देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एक सम संख्या भी होती है। यदि सवाल आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो एक सम संख्या भी होनी चाहिए, तो वो 2 होता है भाई। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 7, 7 के बाद डायरेक्ट 11 होता है, 13 17 19 23, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक पूछा भाई। तो इनका योग जोड़िए, सबको जोड़ना है 2 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28 28 13 41 41 17 58 58 19 77 77 23 100 100 आ रहा है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरे 55 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो तुरंत बताइए। तो इसी तरह साथियों लगातार क्लास हम दे रहे हैं आपके लिए भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी का पूरे पेपर में आपको हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो बस मेरे दोस्त आप डेली क्लास को करिए ना आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से। हर एक क्वेश्चन साथियों आपके पेपर क्लेम करवाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिलेक्शन की भाई न्यू रखना है इस बार, बस आप सिलेक्शन लीजिए, मेहनत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए साथियों। 2 से 3 दिन आपके पास बचे, इसमें खूब मॉक टेस्ट लगा डालिए। कम से कम टाइम मैनेजमेंट तो आपका बन जाए। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट बनता है, फुल मॉक टेस्ट है। 30 सवाल रीजनिंग से, 20 सवाल करंट अफेयर से, 25 सवाल साइंस से, 25 सवाल मैथ से। 90 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो ग्रुप डी को लेकर जरूर बताइएगा, प्लस एग्जाम रेट कमेंट सेक्शन बताइए। लगातार साथियों आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन देंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन करिए, क्योंकि ये पूरे एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। ओके तो चलिए साथियों इस पेपर को, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कौन है क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग भाई। गॉड ब्लेस यू, और पीडीएफ आप लोग मंगा लीजिए अपने पास। ओके सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।